नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ईयर साइंस के बारे में। और इसमें हमारी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम उन टॉपिक्स का रिवीजन करते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं या फिर हर बार क्वेश्चन जिनसे पूछा जाता है। हमारी एक जो सीरीज़ की जो पहली यूनिट है, सीरीज़ की पहली यूनिट जो है वो हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमने 4 से 5 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट करा दिए थे। जिसमें हमने नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया, कॉर्डेट्स को कंप्लीट कर लिया था, और मैं बात करूँ तो सर्कुलेशन सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था, एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। इस तरीके से हमने 3-4 वीडियोज़ के अंदर उस जो भी अपनी यूनिट थी उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है? अब देखिए, मैं बताता हूँ, एक वीडियो मैंने बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई कौन-कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो पहली यूनिट में जो मैंने बताया था कि भाई ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ वाली से टोटल अब तक 66 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको मैंने सबसे कम पहले कंप्लीट करा दिया था। 4 से 5 वीडियोज़ में हमने कंप्लीट कर लिया था। ह्यूमन हेल्थ में हमने इम्यूनोलॉजी और जो आपकी वैक्सीनेशन है उस वाली टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया था, और वहाँ से अपन ने उनके पीवाईसी क्यूज़ भी कर लिए थे। इसके बाद हम बात करते हैं तो सेकंड यूनिट हमारे सामने आती है टैक्सोनॉमी, जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों की टैक्सोनॉमी पूछी जाती है, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें यदि मैं बात करूँ तो एनिमल की जो टैक्सोनॉमी है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। थर्ड यूनिट है अपने पेपर के अंदर, आप देखोगे तो इसको मैंने क्या है बिल्कुल कंप्लीट करा दिया। आप पूरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखोगे तो आपको ग्रेजुएशन तक का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट देखने के लिए मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो तीसरी यूनिट हमारे सामने आती है भाई सेल बायोलॉजी। लेकिन सेल बायोलॉजी से पहले कुछ पोर्शन अपन बॉटनी का भी कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन फिक्स होता है, और कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इसलिए मैंने इसको पहले ले लिया है। जिसमें 5वीं यूनिट में बात करेंगे क्रिप्टोगैम्स और सीड प्लांट्स के बारे में। सीड प्लांट्स में या फिर कुछ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी एक टॉपिक मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, कौन से यूनिट्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये रहेगा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके साथ सॉरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। लेकिन इसके साथ साथ और कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले टॉपिक हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करेंगे, जिसमें हम प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे। फिर फोटो पीरियडिज्म हमारे सामने टॉपिक आता है, जो ग्रेजुएशन के पोर्शन में देखने को मिलता है। फिर बनिलाइजेशन यानी बसंतीकरण हमारे सामने आता है, और लास्ट में सीड डोरमेंसी हम यहाँ पे बात करेंगे। इसमें एक टॉपिक और रह जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको मैं, एक छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, उसको अलग से वीडियो बना के मैं करवा दूंगा। ठीक है? इसके बाद हम कौन सा टॉपिक लाएँ आपके लिए, वो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं जो लेके आऊँगा वो अपन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की बात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सेल बायोलॉजी जो है वो भी मैंने कंप्लीट आपको देखेंगे आप यूनिट वाइज़। तो पहली यूनिट की सेल बायोलॉजी थी, इसको मैंने कंप्लीट आपका ग्रेजुएशन तक का पोर्शन करा दिया है, जाके आप देख सकते हैं। तो ये 3 यूनिट हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम जो है अपनी यूनिट जो रहेगी वो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन रहेगी। लेकिन अभी हम जो करने वाले हैं वो सीड प्लांट्स वाली यूनिट को और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली यूनिट को करने वाले हैं। अगर आपको कोई और यूनिट चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिसको हम जल्दी से जल्दी ऐसे शॉर्ट तरीके से ही क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, हमारी जो मेन टॉपिक है वो अपना यही रहने वाला है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि अपन प्लांट हार्मोन की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है? चलिए देखिए, प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते क्या हैं। तो पादप के एक निश्चित क्षेत्र में निर्मित रसायन होते हैं, जो क्या करते हैं, वृद्धि को प्रेरित करते हैं, उसे अपन प्लांट हार्मोन कहते हैं। सबसे पहले इसके संकेत दिए थे तो एक वॉन शॉर्च नाम के साइंटिस्ट थे, वॉन साक्स जिसे अपन कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले ऐसा बताया था, इन्हें उसके संकेत दे दिए थे। फिर जो पादप के हार्मोन होते हैं उनको अपन फाइटो हार्मोन कहते हैं। तो ये जो शब्द है ये थीमान नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया था। ग्रोथ हार्मोन जो शब्द है वो सबसे पहले स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, उनके नेचर के आधार पर, उनके प्रकृति के आधार पर। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उन्हें अपन ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं या फिर वृद्धि प्रेरक कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वृद्धि हो रही है उसको रोकने का काम करते हैं, यानी ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं, उन्हें अपन वृद्धि संदमक या फिर ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं। यदि हम बात करें तो 5 हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला ऑक्सिन आता है, फिर जिब्रेलिन आता है, साइटोकाइनिन आता है। ये तो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, यानी कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, वृद्धि को प्रेरित करते हैं। वृद्धि को संदमक करने वाले एथिलीन है और एब्सिसिक एसिड, यहाँ पे हमारे सामने 2 आ जाते हैं जो वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। ठीक है? अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो एथिलीन क्या होता है, मेनली तो इनहिबिटर का काम करता है, लेकिन कई बार ये कैसे करता है, प्रमोटर की तरह भी वर्क कर सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने इनका क्लासिफिकेशन देख लिया। अब एक एक की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने आता है ऑक्सिन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जब हम आगे इसमें पीवाईक्यूज भी करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये सबसे पहले खोजा गया प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है? ये बना कैसे है, तो ऑक्सिन जो शब्द है वो ऑक्सिन ग्रीक शब्द से आया है, जिसका मतलब ही होता है टू ग्रो, यानी कि ग्रो कराने से रिलेटेड होगा। ये बनता कहाँ है, तो ये पादप का जो शूट एपेक्स वाला पोर्शन होता है, यानी कि कोई प्लांट है उसका जो सबसे टिप वाला जो पार्ट होता है उसे अपन प्रोरोशीड्स कहते हैं, उसमें जाके ये निर्मित होता है। ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। अब कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके बारे में हमें बताया। तो देखना, डार्विन एंड डार्विन साइंटिस्ट ने क्या बताया, प्रकाशानुवर्तन यानी कि जो फोटोट्रोपिज्म होती है उसका प्रयोग किया। और कौन सी किस पे किया था, तो कैनरी घास जिसे हम फेलेरिस कहते हैं उस पर इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, प्रयोग किया था। और इन्होंने बताया कि पादप का जो टिप वाला भाग होता है, यानी कि एपेक्स पोर्शन होता है, उसमें कैसे केमिकल का सिंथेसिस होता है, ऐसे रसायन का संश्लेषण होता है जो पादप को प्रकाश की ओर झुका देता है। ये चीज डार्विन एंड डार्विन ने बताई थी सबसे पहले।
फिर दूसरे नंबर के साइंटिस्ट आए बॉयसन एंड जेनसन, इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, जई जिसे अपन ओट या फिर एविना भी कह देते हैं, इसके प्रांकुर चोल पर प्रयोग किया था। ठीक है, और इन्होंने बताया एक कर्व टेस्ट किया था, इन्होंने वक्र परीक्षण किया था, वक्रण परीक्षण। ठीक है, ध्यान रखना, वक्रण परीक्षण जिसे कर्वेचर टेस्ट भी अपन कह सकते हैं, वो टेस्ट उन्होंने किया था। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आए पॉल नाम के साइंटिस्ट, जिसे अपन पाल भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया, शीर्ष को प्रकाश की ओर झुकने में प्रमाणित किया था, यानी इन्होंने ये चीज बता दी थी कि भाई जो पादप का शीर्ष भाग होता है वो प्रकाश की ओर झुक जाता है, और अप्रकाशित जो क्षेत्र होता है यानी कि जो डार्क साइड होती है उसके में ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण योगदान जो है होता है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो FW नाम वेंट नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने प्रयोग करके ये चीज़ बताई थी। उन्होंने क्या बताया, जैसे ये जो है ये प्लांट का शूट एपेक्स वाला पोर्शन है, तो इसमें दो चीज़ें हुई। यहाँ से आप देख सकते हैं सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट आ रही है तो ये लाइट वाली साइड हो गई, और जहाँ सनलाइट नहीं है वो डार्क साइड हो गई। इन्होंने ये बताया कि जो प्रकाशित क्षेत्र होता है यानी कि जो लाइट साइड होती है उसमें ऑक्सीजन का 35% सिंथेसिस होता है, और या फिर कंसंट्रेशन होती है, लेकिन डार्क साइड होती है उसमें 65% जो है कंसंट्रेशन हमें ऑक्सीजन की देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब शूट एपेक्स पे ये ऑक्सीजन जो है बन रहा है, लेकिन जब ये नीचे आएगा तो इसका जो अमाउंट होता है वो 16% होता है, यानी कि ऊपर जो बन रहा है उससे नीचे की तरफ 16% जो है मात्रा यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि भाई ये आता कौन सी विधि से है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिफ्यूजन मेथड से होता है, यानी कि विषण विधि से होता है। अब इसकी जो रेट है वो किस प्रकार से होती है, तो 1 से 1.6 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि 1 से 1.6 सेंटीमीटर पर मिनट ये ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से, एपेक्स से, यानी कि शूट एपेक्स से नीचे की तरफ ये आता हुआ रहता है। ये प्रयोग किया था FW बेंड नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब अपन ऑक्सीजन के सिंथेसिस या फिर टाइप्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का जो बायोसिंथेसिस होता है, जैव संश्लेषण होता है, वो कैसे होता है, तो ट्रिप्टोफैन नाम का जो अमीनो एसिड है उसके साथ जब जिंक मिलता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि कौन से प्लांट ग्रोथ हार्मोन का या कौन से फाइटो हार्मोन का प्रीकर्सर कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन का जो प्रीकर्सर होता है वो ट्रिप्टोफैन होता है, जो कि एक प्रकार का अमीनो एसिड है। उसके साथ जो धातु मिलती है वो जिंक है, जिससे मिलकर क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसका संश्लेषी स्तर क्या है, स्थल क्या है, यानी कि ये कहाँ पे बनता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये शूट एपेक्स के अंदर बनता है प्ररोह शीट्स के अंदर ये बनता है। आगे बात करते हैं, देखना ऑक्सीजन का वर्गीकरण अपन कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल ऑक्सीजन होता है, एक सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। नेचुरल की हम बात करें तो जो नेचुरली पाया जाता है वो IAA, जिसे अपन इंडोल एसिटिक एसिड कह देते हैं। ठीक है, ये इसकी नेचुरल फॉर्म है। यदि अपन सिंथेटिक की बात करें तो ये IBA के फॉर्म में मिलता है, जिसे अपन इंडोल ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं, या फिर ये NAA की फॉर्म में मिलता है, जिसे अपन नेफ्थलीन एसिटिक एसिड कह देते हैं, या फिर ये 24D 245T के फॉर्मेट में मिलता है, जिसको अपन बीडी साइड्स या फिर हम इन्हें कहें खरपतवार नाशी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। एक और होता है TIVA। ठीक है, ये एंटी ऑक्सीजन होता है, यानी कि ऑक्सीजन के जस्ट विपरीत कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो 24D और 245T हैं, ये क्या है, एक प्रकार के ऑक्सीजन के व्युत्पन्न कहलाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से ही इनको व्युत्पन्न किया गया है, सिंथेटिक किया गया, इनको कृत्रिम रूप से बनाया गया है। अब जो मेन चीज आती है वो आती है भाई ऑक्सीजन के फंक्शंस क्या हैं, की फंक्शंस क्या हैं इसके। तो सबसे पहला फंक्शन हमारे सामने आता है कि ये शीर्ष प्रमुखता यानी कि एपिकल डोमिनेंस को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। बहुत ही मेन इसका जो फीचर है वो यही है। इसका मतलब क्या होता है कि जो शीर्ष भाग है उसकी वृद्धि को ये प्रमोट करता है, पार्श्व शाखाओं के विकास को ये रोक देता है। जब शीर्ष भाग वृद्धि करेगा, सीधी सी बात है, तो पार्श्व शाखाओं का विकास रुक जाएगा, क्योंकि जो पादप है वो लंबाई में ज़्यादा वृद्धि करता रहेगा, तो उसकी जो लेटरल ब्रांचेज हैं उनकी जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि माली क्या करता है कि उसकी जो शीर्ष की शाखाएं होती हैं, यानी कि ऊपर से इनको यहाँ से काट देगा, जिससे पादप क्या है, साइड में गति करने लग जाएगा। साइड में गति करने लग जाएगा तो जो प्लांट है वो घना हमें दिखाई देगा। ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, प्रूनिंग कहते हैं, ध्यान रखना। दूसरा इसका जो काम होता है वो होता है जड़ों के आरंभन में, यानी कि रूट के इनिशिएशन में हेल्प करता है। जैसे IAA हो गया, IBA हो गया, NA का उपयोग जो है स्टेम कटिंग या फिर कलम लगाने में किया जाता है। तीसरे इनका काम होता है खरपतवार नाशी के रूप में इनका यूज किया जाता है। बीडी साइड हो गए जैसे 24D तथा 245T। ये क्या है, ये चौड़ी पत्ती वाली जो खरपतवार होती है, इनकी जो डाइकॉट खरपतवार होती है उनको नष्ट करने में यूज किया जाता है। दूसरा होता है डेलापॉन। डेलापॉन जो है वो छोटी पत्ती वाली, यानी कि मोनोकोट जो प्लांट होते हैं उनकी खरपतवार को नष्ट करने में यूज लिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला होता है हमारे सामने आलू प्याज के भंडारण में। तो जो मैलिक हाइड्रिजाइड है, जिसे अपन MH कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये अंकुरण को रोकता है, और ये आलू प्याज के भंडारण में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे जो है क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, आगे हम बात करेंगे, तो इस नाम को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चार काम हो गए, अभी हमने देखे ऑक्सीजन के की फंक्शंस हो गए। पहला हो गया एपिकल डोमिनेंस को वृद्धि करना, जड़ों के आरंभन में, यानी कि रूट इनिशिएशन करना, खरपतवार के रूप में, खरपतवार नाशी के रूप में, और दूसरा आलू प्याज के भंडारण में इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले देखना पार्थेनोकार्पी में इसका यूज किया जाता है। अनिषेक फलन जिसे अपन हिंदी में कहते हैं, यानी कि बिना निषेचन के कोई फल बन जाता है उसे अपन अनिषेक फलन कहते हैं या फिर पार्थेनोकार्पी कहते हैं। बीज रहित फल के निर्माण में IAA IBE 24D का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। सारे के सारे कैसे हैं, आपके ऑक्सीजन है ये यहाँ पे।
दूसरा हम बात करते हैं पुष्पन पर प्रभाव पड़ता है, फ्लावरिंग पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो सामान्यतः ये पुष्पन को घटाने का काम करता है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। लेकिन इसका अपवाद क्या है, लीची और अनानास में ये पुष्पन को बढ़ाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक्सेप्शन है। यहाँ से पूछ लेगा कि भाई ऑक्सिन जो है लीची व अनानास में पुष्पन को घटाता है, ये प्रश्न पूछ लेगा। तो हमें पता है कि भाई पुष्पन को ऑक्सिन घटाता है, लेकिन ये अपवाद है, तो वहाँ पे जो कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि लीची और अनानास में पुष्पन को क्या करता है, बढ़ाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा होता है ये जो लॉगिंग होती है, यानी कि जो पतन होता है, पत्तियां धीरे धीरे गिरती जाती हैं, उनको ये रोकने का काम करता है। तो तेज हवा से बचाने के लिए NAAM ये क्या है, एक प्रकार का मैं बात करूं तो सिंथेटिक ऑक्सिन है। ठीक है, इसकी यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है नेफ्थलीन एसिड एमाइड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है नेफ्थलीन एसिड एमाइड। तो ये क्या करता है, तेज हवा से बचाने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगला होता है लिंगता पर प्रभाव, यानी कि सेक्स एक्सप्रेशन में किस प्रकार से वो करता है, तो ये मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाने का ये काम करता है। ठीक है, फीमेल फ्लावर्स की जो नंबर है उसको ये बढ़ा देता है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, पाइनएप्पल और लीची में ऑक्सिन क्या करता है, फ्लावर्स को बढ़ाने का काम करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम आपको ऑक्सिन में ध्यान रखना है। सबसे जो मेन फंक्शन है वो आपको की फंक्शंस इसके याद रखने हैं, यानी कि जो कार्य हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए, अपवाद हैं वो भी आपको ध्यान होने चाहिए। दूसरे नंबर पर चलिए हम बात कर लेते हैं। दूसरा हमारे सामने प्लांट हार्मोन आता है, वो है हमारा जिब्रेलिन। इसकी खोज की बात करें तो जो खोज है, जापान के किसानों ने धान यानी कि राइस में जो है मूर्ख नफोदभिद रोग यानी बेकाने डिजीज के रूप में इसको देखा था। तो एक बार तो यहीं से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ लिया था, आपको पता होना चाहिए। यही से प्रश्न पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सा बेकाने डिजीज के रूप में माना जाता है, तो जिब्रेलिन जो है वो बेकाने डिजीज से रिलेटेड है। इसमें होता क्या था कि जो सामान्य पादप हैं, ये नॉर्मल पादप आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जिन पादपों में ये डिजीज हो गई थी वो पादप एक तो लंबे हो गए थे, साथ के साथ वो पीले पड़ के और उनके तने जो है बहुत पतले और दुर्बल हो गए थे। तो ये जो डिजीज है ये बेकाने की डिजीज होती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब इसमें वैज्ञानिक योगदान की हम बात करें तो हॉरी और क्रोसोवा नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने रोग का कारण एक कवक को बताया था, एक फंगस को बताया कि भाई कोई फंगस है जो इस रोग का कारण है। यदि हम उस कवक की बात करें तो कवक का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिब्रेलिन को किससे अलग किया जाता है, तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के कवक से इसको अलग किया जाता है। इसके बाद यदि इसकी अपूर्ण अवस्था की बात करें तो फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी जो है इसकी अपूर्ण अवस्था होती है। इसके बाद याबूता और सुमिकी नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने इस कवक से जिब्रेलिक एसिड को अलग किया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब तक कुल 136 जिब्रेलिक एसिड खोजे जा चुके हैं और सब GA3 सबसे प्रभावी प्राकृतिक जिब्रेलिन है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, अभी आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल भी जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम जिब्रेलिन के सिंथेसिस की बात कर लें। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, तो सबसे पहले हमें इसका संश्लेषित स्थल पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे संश्लेषित होता है, तो ये पूरे पादप में संश्लेषित होता है। तो यहाँ से कथन यदि आपको पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा भाई जिब्रेलिन जो है संपूर्ण पादप में संश्लेषण होता है इसका। लेकिन सर्वाधिक बात करें तो जो नई पत्तियां होती हैं, जो यंग लीव्स होती हैं, ये जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। हम इसके बायोसिंथेसिस की बात करें तो इसका जो प्रीकर्सर होता है वो एसिटिल कोएंजाइम ये होता है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीकर्सर्स आपको सबके आने चाहिए। अगली हम बात करें कि इसका जो फॉर्मेशन है, बायोसिंथेसिस है, वो किसके द्वारा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिब्रेलिन का जो संश्लेषण है वो एक साइकिल चलती है जिसे अपन मेवालोनिक एसिड साइकिल कहते हैं। कौन सी साइकिल कहते हैं, मेवालोनिक एसिड साइकिल कहते हैं, जिसके द्वारा इसका बायोसिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें कि जो जिब्रेलिन है वो रासायनिक दृष्टि से कैसा होता है, तो ये रासायनिक दृष्टि से डाइटरपेन्स होता है। तो ये 3 पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखना है बायोसिंथेसिस से कि सबसे पहले इसका प्रीकर्सर कौन है, तो एसिडिल कोएंजाइम ये है। दूसरा कौन सी साइकिल के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, तो मेवालोनिक एसिड साइकिल जो चलती है उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, और ये रासायनिक दृष्टि से डाइटरपेन्स होते हैं। अब हमारे सामने ये चीज़ आती है कि भाई इनका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। तो पहला इसका कार्य है कि ये पर्व दीर्घन में हेल्प करते हैं, यानी कि इंटरनोड के इलोंगिनेशन में हेल्प करते हैं। मान के चलिए ये जनरल कोई प्लांट है, सामान्य पदार्थ प्लांट है, ये इसकी हम इंटरनोड देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही GA3 इस पे आ जाएगा तो इसकी इंटरनोड की जो लंबाई है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, यानी कि ये इंटरनोड की इलोंगेशन में हेल्प करता है। एकमात्र PGR है जो तने के इंटरनोड को दीर्घित कर उसकी लंबाई बढ़ाता है। यानी कि कोई आपसे पूछे कि लंबाई के लिए कौन जिम्मेदार है, तने की लंबाई को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो आपको बताना है भाई जिब्रेलिन इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक चीज़ कि भाई इसकी खोज का श्रेय फिर किसको देंगे। हमने पीछे पढ़ा था कि भाई किसने इसको खोजा था, तो इसकी जो खोज का श्रेय है वो किसको जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कुरोसोवा नाम के साइंटिस्ट हैं जिनको इसका खोज का श्रेय जाता है। कुरोसोवा नाम के साइंटिस्ट हैं जिनको इसके खोज का श्रेय जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नाम, जिन्होंने सबसे पहले कवक की बात की थी वही जो है इसके खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा दूसरा होता है भाई इसका फंक्शन बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है कि बौनेपन को तोड़कर लंबाई को बढ़ाना, जैसे चना हो गया, मूंग हो गई, पत्ता गोभी हो गई, तो बोल्टिंग भी इसका मेन फंक्शन हो जाता है। आगे बात करते हैं कि सुषुप्तता का भंजन करना, यानी कि जो डोरमेंसी होती है, पादप जो है सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, उसको तोड़ने का काम कौन करता है, तो ये जिब्रेलिन करता है। ये क्या करता है, बीज व कलिकाओं के अंकुरण को यानी कि जर्मिनेशन को शीघ्रता से प्रेरित करने का ये काम करता है। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें ये हेल्प करता है। अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी वापस आ
गई तो ऑक्सीजन की तुलना में 500 गुना ये अधिक प्रभावी होता है। ऑक्सीजन भी पार्थेनोगार्पी को प्रेरित कर रहा था, लेकिन ये उससे 500 गुना ज़्यादा उसको प्रभावी रूप से प्रेरित करेगा। अगला, फलों के आकार में वृद्धि करता है, जैसे अंगूर हो गए, सेब हो गए, इनके आकार को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इसमें एक खास बात हमें ध्यान रखनी है, एक पोमेलिन होता है, ठीक है। पोमेलिन एक प्रकार का केमिकल है, लेकिन ये बनता कैसे है, तो जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो जो केमिकल हमारे सामने बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे, पोमेलिन कहेंगे। ध्यान रखना है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो सेब के आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यदि सेब हमें बड़ा करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पोमेलिन मिलाएंगे, और पोमेलिन में क्या होगा, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन एक निश्चित अनुपात में मिला होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में कैसे यूज होता है, तो एकमात्र रसायन जो किण्वन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, पुष्पन। जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, एलडीपी यानी कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, उनमें अल्प प्रकाश में पुष्पन को ये प्रेरित करता है। अभी हम बात भी करेंगे, जब फोटोपीरियडिज्म की बात करेंगे, उसमें लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट सारे आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। एक अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो जिब्रेलिक एसिड है, ये वनिलाइजेशन के सब्स्टिट्यूट के रूप में ये काम भी करता है, यानी बसंतीकरण का ये प्रतिस्थापन भी होता है। वो भी हम जब बसंतीकरण पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये 6 से 7 पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं ये सारे जिब्रेलिन के, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे सामने आता है कौन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। साइटोकाइनिन शब्द को यदि हम तोड़ें तो साइटोकाइनिन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है साइटो का मतलब होता है सेल, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। शाब्दिक अर्थ की हम यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब ही होता है क्या, सेल डिवीजन, ठीक है। डिस्कवरी की हम यहाँ पे बात करें तो मिलर और स्कूग नाम के साइंटिस्ट है, जिन्होंने मछली थी, एक हेरिंग मछली थी, उसके शुक्राणु में जो डीएनए पाया जाता है, शुक्राणु का जो डीएनए होता है, उससे इसको प्राप्त किया था और इसका नाम क्या दिया था, काइनेटिन नाम दिया था। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब लिथम नाम के जो साइंटिस्ट ने, उन्होंने मक्का के बीजों के तेल से इसको प्राप्त किया और जियाटिन इसका नाम दिया था। तो दोनों इसी के नाम है, जियाटिन भी इसी का नाम है और काइनेटिन भी इसी का नाम है और साइटोकाइनिन भी इसी का नाम है। रासायनिक प्रकृति से हम यहाँ पे बात करें तो ये एडेनिन के ये व्युत्पन्न होते हैं, जिसमें आता है 6 परफ्यूरिल अमीनो एसिड, ठीक है। क्या आता है ये, 6 परफ्यूरिल परफ्यूरिल, पीईआर है ये, क्या है, पीईआर, परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, ये इसका क्या है, केमिकल नेम है। संश्लेषित स्तर की हम यहाँ पे बात करें तो ये रूट एपेक्स में हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब थोड़ा सा हम इसके कोकोनट वाटर फैक्ट की हमें बात करें तो नारियल के पानी में साइटोकाइनिन पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, जिसे कोकोनट मिल्क फैक्टर भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे हम इसके फंक्शन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, फंक्शन की बात कर लेते हैं। साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन होता है, तो देखना, सबसे पहला फंक्शन होता है कोशिका विभाजन, यानी कि सेल डिवीजन को ये प्रमोट करता है, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है वो कोशिका विभाजन ही है। एकमात्र पीजीआर है जो इसे प्रेरित करता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, शीर्ष प्रमुखता का ये भंजन करता है, यानी कि ओवरकम करता है किसको, एपिकल डोमिनेंस को, यानी कि ऑक्सीजन का ये विरोधी हो जाता है, अपने आप में एंटागोनिस्ट ये हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एपिकल डोमिनेंस को बढ़ा रहा था, लेकिन ये उसका क्या करता है, उल्टा काम करता है। जबकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन के विरोधी ये पार्श्व शाखाओं की वृद्धि को बढ़ाता है। ध्यान रखना है आपको, जो आपका ऑक्सीजन था वो एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाएगा, लेकिन जो साइटोकाइनिन है वो क्या करेगा, लेटरल ब्रांचेस की वृद्धि करेगा, ऑक्सीजन का जो ये बिल्कुल विरोधी काम करेगा। दूसरा, डिले सेंसेसेंस, यानी कि जीर्णता में ये क्या करेगा, देरी करेगा। इसके लिए एक इफेक्ट चलता है जिसे अपन रिजमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। ये क्या करता है, बिलिगन परत का निर्माण रोककर पादप को हरा भरा ये रखता है, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन है अभी साइटोकाइनिन के। अगला इसका जो फंक्शन है वो ये होता है कि जो ऊतक संवर्धन होता है, इनका टिश्यू कल्चर है उसमें भी उपयोगी होता है। कैसे होता है, सुनना, टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये सक्रिय भूमिका निभाता है। कैसे होता है, जब आप टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें हम एक प्लांट लेते हैं, जिस प्लांट में हम सारा काम कर रहे हैं, जिसका एक टिश्यू लिया जाता है, जिस प्लांट का, उसको अपन एग्स प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है, उस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं, जिसके अंदर टोटोपोटेंट सेल होती है मीडियम के अंदर, ये आपको पता होगा। अब पहले केस में क्या होता है कि यदि साइटोकाइनिन हमें ज्यादा मात्रा में मिला दिया, साइटोकाइनिन ज्यादा मात्रा में मिला दिया, ऑक्सीजन कम मात्रा में हुआ, तो किसका विकास पहले होगा, शूट का विकास पहले होगा। किसका विकास पहले होगा, शूट का विकास पहले होगा, यदि हमने साइटोकाइनिन पहले मिलाया है तो। दूसरा, यदि हम साइटोकाइनिन की मात्रा कम रखें और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें तो मूल का विकास पहले हो जाएगा। तो ये दोनों केस आपको ध्यान रखने हैं। एक्स प्लांट जो होता है टिश्यू कल्चर में आपने पढ़ा होगा, कर्तोतक जिसे अपन हिंदी के अंदर कहते हैं, उस संवर्धन माध्यम में यदि हम क्या करें, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें, साइटोकाइनिन कम रख दें, तो ये रूट का विकास सबसे पहले करेगा। यदि हम उसमें साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ा दें, ऑक्सीजन की मात्रा कम रखें, तो उसमें प्ररूप का विकास सबसे पहले हो जाएगा। तो इसका जो यूज है वो टिश्यू कल्चर में भी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे सामने साइटोकाइनिन के फंक्शंस हो गए और टिश्यू कल्चर में इसकी क्या हो गई, हेल्प हो गई। आगे हम बात करते हैं, अब हमारे सामने आते हैं कौन, ग्रोथ इनहिबिटर। अब हमारे सामने कौन आते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर। 3 हमने जो है वृद्धि प्रेरक वाले देख लिए थे, अब हम इनहिबिटर्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ग्रोथ के इनहिबिटर्स कौन कौन से, वृद्धि को रोकने वाले कौन से होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे सामने कौन, एथिलीन, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, C2H4, जो कि एकमात्र कैसा है, गैसियस पीजीआर होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। ये एक नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर है। इसकी विशेषता की बात करें तो एकमात्र गैसीय अवस्था वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। गैसीय प्रकृति की व्याख्या सबसे पहले क्रॉकर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। पीजीआर की श्रेणी में इसको वर्ग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले डाला था। यदि हम इसके जैव संश्लेषण की बात करें तो इसका जो प्रीकर्सर होता
है वह मिथ्योनिन होता है। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं उनकी डिस्कवरी सबसे पहले ऑसबर्न नाम के साइंटिस्ट ने उसको प्रस्तुत किया था। प्राकृतिक जो होते हैं वो एथिलीन होते हैं और एब्सिसिक एसिड हैं, ये दोनों हैं नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो आपके कृत्रिम होते हैं, जो सिंथेटिक होते हैं, वो मोरपेक्टिन्स होते हैं। कौन होते हैं? मोरपेक्टिन्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं वो दो हैं, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। जो आपका एक जो कृत्रिम है यानी कि आर्टिफिशियल जो ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं वो कौन से हैं? मोरपेक्टिन्स हैं। दोनों की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले एथिलीन की हम यहाँ पे बात कर ली, विशेषता की हमने यहाँ पे बात कर ली। एक जो गैसीय प्रकृति की व्याख्या है क्रॉकर ने या फिर हम इसे एक साइंटिस्ट और गेने गेने दोनों ने इनकी जो है बात की थी। गैसीय प्रकृति की व्याख्या गेने ने और क्रॉकर दोनों साइंटिस्ट ने इसको बताया था। ठीक है, इसके बाद जो पीजीआर की श्रेणी में शामिल किया था किसने? वर्ग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इनको पीजीआर की श्रेणी में शामिल किया था। अगला इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इनका प्रिकर्सर कौन है? तो मिथ्योनिन इनका प्रिकर्सर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके की फंक्शन यानी कि अपन के काम की बात कर लेते हैं, यानी कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसका कार्य होता है फ्रूट रैपनिंग में, यानी कि फलों को पकाने में इसका यूज किया जाता है। ये क्या करता है? जो फ्रूट्स होते हैं उनकी जो मिडिल लेमिला होती है उसको गला देता है। मिडिल लेमिला जब तक गल जाएगी तो फल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, यानी कि वो पक जाएगा, ऐसा हमें लगेगा कि वो पक गया है। ठीक है, दूसरा कृत्रिम रूप से जो फलों को पकाने के लिए यूज की जाती है वो एथिफोन का यूज किया जाता है, जिसका पूरा नाम है 2-क्लोरोएथिल फॉस्फोनिक एसिड। ठीक है, जिसे अपन कार्बाइड भी कह देते हैं। दोनों का यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी रेट में कि श्वसन दर को बढ़ाकर ये क्या करता है? फलों को पकाता है। इसी को अपन क्लाइमेक्ट्रिक रेस्पिरेशन भी कह देते हैं। अगला ग्रोथ पर ये किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है? तो ये तने की लंबाई को रोकता है और मोटाई को बढ़ाता है, जिससे पादप की क्या करती है? ग्रथ बढ़ती है। जिससे पादप की क्या होती है? ग्रथ बढ़ती है। तने की लंबाई को ये रोक देता है, तने की लंबाई बढ़ती नहीं है लेकिन उसकी मोटाई बढ़ जाती है, जिससे उसकी ग्रथ बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्या करता है? जो प्राइमरी रूट होती है इसको रोक देता है और लेटरल जो रूट्स होते हैं उनको ये बढ़ाता है। इसके बाद बात करते हैं एब्सिशन यानी कि बिलगन और को बढ़ाता है, जिससे जीर्णता या सेंसेशन को ये प्रेरण करता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है इसके बारे में कि एथिलीन जो है वो ट्रिपल रेस्पॉन्स दिखाता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो एथिलीन के बारे में सिर्फ आपको इतनी ही चीजें पढ़नी है। कार्बाइड और एथिफोन का यूज जो है फलों को पकाने में किया जाता है। किस प्रकार से करता है? तो ये मिडिल लैमेला को गला देता है। ये आपको मेन चीज याद रखनी है। दूसरा, आपको वृद्धि पर जो प्रभाव है इसको इंपॉर्टेंट रूप से याद रख लेना है कि तने की लंबाई को रोक देता है और मोटाई को ये बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एथिलीन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे बात करते हैं हम दूसरा एब्सिसिक एसिड के बारे में, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। यहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो नोट से बाहर आपको एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आगे भी जो चीजें हैं वो होने वाली है। मैं गारंटी किसी भी चीज की नहीं देता, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको जो चीजें हैं समझ में आएंगी, और समझ में आएंगी तो आपको कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गया तो अगर क्वेश्चन इधर उधर से आ भी जाता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम एब्सिसिक एसिड की खोज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। कांस और एडिकोट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कपास से इसको खोजा और एब्सिसिन सेकंड इसका नाम रखा था। ठीक है, इसके बाद वेरिंग और रॉबिन्सन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बिर्च नाम की या फिर बिर्च पादप की पत्तियों से डॉर्मिन को खोजा था, या फिर खोजा था, उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? डॉर्मिन रख दिया। ठीक है, बाद में जब दोनों को देखा गया तो दोनों कैसे एक प्रकार के पाए गए, इसलिए लास्ट में इनका नाम क्या रख दिया गया? एब्सिसिक एसिड। दोनों को एक जैसा ही नाम रख दिया गया। इसकी विशेषता क्या है कि ये हमेशा प्लांट के लिए एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करता है, इसलिए इसको अपन तनाव हार्मोन या फिर स्ट्रेस हार्मोन कह देते हैं। ध्यान रखना है, यदि पूछ लिया जाए पेपर में कि भाई इसको स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं, तो ये हमेशा पादप के लिए विपरीत परिस्थितियां ही उत्पन्न करता है। इसकी सांद्रता की बात करें 10⁻⁻⁶ मोलरिटी से ज्यादा यदि इसकी सांद्रता हो जाएगी तो फिर ये ग्रोथ इनिबिटर के रूप में काम करने लग जाएगा। यदि हम फंक्शंस की बात करें तो ये रंध्र को बंद कर देता है, स्टोमेटल क्लोजर के लिए काम आता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन को ये रोकने का काम करता है। दूसरा, सुषुप्तता प्रेरण को बढ़ाता है, इनमें डोरमेंसी को इंड्यूस करने का काम करता है, जिससे बीजों का अंकुरण जो है वो रुक जाता है। तो दोनों ही कंडीशन जो है पादप के बिल्कुल विपरीत हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एब्सिसिक एसिड कह देते हैं। ठीक है, तो जितने भी हानिकारक कार्य होते हैं उन सबको ये प्रेरित करता है, इसलिए एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन से कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रेस हार्मोन जो है कंप्लीट, यानी कि एब्सिसिक एसिड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सारे हार्मोन है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलना अगला हमारा जो टॉपिक आता है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। वो छोटा सा कोई बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पे ये नहीं है, देखना। हमें पे बात करें फोटो पीरियडिज्म की, दीप्त कालेता जिसे अपन कहते हैं। इसमें होता क्या है सुनना, मैं आपको बेसिक सामान्य भाषा में बता देता हूँ कि किसी भी प्लांट में जब पुष्पन होता है, जब फ्लावरिंग हो रही होती है, तो उसके लिए प्रकाश की जो अवधि होती है यानी कि जो लाइट का टाइमिंग होती है, लेंथ होती है लाइट की, उसके प्रभाव को अपन क्या कहते हैं? दीप्त कालेता कहते हैं। यानी कि किसी पादप को ज़्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ती है, किसी पादप को फ्लावरिंग के लिए कम लाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस आधार पे यानी इस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं? फोटो पीरियडिज्म कह देते हैं। इसी आधार पर हमने प्लांट्स को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए परिभाषा की हम यहाँ पे बात करें तो पुष्पन के लिए पुष्पन के लिए प्रकाश अवधि का प्रभाव क्या कहलाता है? फोटो पीरियडिज्म या फिर दीप्त कालेता कहलाता है। देखना, इसकी खोज की थी गार्नर और एलन नाम के साइंटिस्ट ने तंबाकू की मैरीलैंड और मैमोथ किस्म पर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, तो गार्नर और आयरलैंड नाम के साइंटिस्ट ने। तम्बाकू की कौन सी किस्म पर खोज की थी, तो मैरीलैंड और मैमोथ किस्म पर इसकी खोज की थी। फिर जो हिलमैन नाम के साइंटिस्ट ने इनको 3 ग्रुप्स में बांटा था, एलडीपी, एसडीपी और डीएनपी। एलडीपी का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि जिसको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा होता है शॉर्ट डे प्लांट, जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा होता है डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि इन पे प्रकाश की अवधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। 4 से 5 घंटे जो नेचुरल टाइम होता है उतनी इनको मिल जाए तो भी ये फ्लावरिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलडीपी यानी कि लॉन्ग डे प्लांट की, और इन्हीं को अपन शॉर्ट नाइट प्लांट कहेंगे। ध्यान रखना दोनों एक ही चीज है, या तो अपन लॉन्ग डे प्लांट कह लें यानी कि इनको ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। अब ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी तो कम अंधकार की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको अपन शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह देते हैं। दोनों एक ही चीज है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखना इनमें होगा क्या कि इसमें जो क्रांतिक प्रकाश अवधि है, यानी कि जो क्रांतिक मतलब होता है क्रिटिकल, एक मिनिमम टेम्परेचर या फिर मिनिमम टाइम तक जितनी लाइट इनको चाहिए वो कितना चाहिए, 12 से 14 घंटे इनको चाहिए ही चाहिए। यानी कि जो क्रिटिकल लाइट का जो लेंथ है वो कितनी चाहिए इनको, 12 से 14 घंटे चाहिए, उससे अधिक इनको प्रकाश चाहिए होता है। उदाहरण की हम यहाँ पे बात करें तो जौ हो गया, जई हो गया, गाजर, मूली, पालक, चुकंदर, गेहूँ, सरसों, ये सब कैसे हैं, लॉन्ग डे प्लांट है। आपको ध्यान रखना है यहाँ से कई बार पिछली बार पीवाई क्यूज में आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया, तो यहाँ से एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। सरसों हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, गाजर, मूली, पालक, चुकंदर, गेहूं, ये इतने एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं। दूसरा, अगले हम बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट के बारे में या फिर डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में। शॉर्ट डे प्लांट होंगे वो लॉन्ग नाइट प्लांट कहलाएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो लॉन्ग डे प्लांट होगा वो शॉर्ट नाइट प्लांट होगा, लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट होगा वो लॉन्ग नाइट प्लांट होगा। अब इनकी कंडीशन की बात करते हैं, भाई इनको कैसा प्रकाश चाहिए, तो इनको क्रांतिक प्रकाश अवधि यानी कि जो क्रिटिकल लाइट लेंथ है वो कितनी चाहिए, 8 से 10 घंटे से कम इनको प्रकाश चाहिए होता है। इनकी शॉर्ट डे प्लांट है, यदि इनको कम भी मिल जाएगा तो भी इनका काम चल जाएगा, लेकिन इनको लंबी अंधकार अवधि आवश्यक होती है। जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए उनको कम अंधकार चाहिए, जिनको कम अंधकार चाहिए जिनको ज़्यादा अंधकार चाहिए उनको लाइट कम चाहिए। ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज़ समझने वाली नहीं है। उदाहरण यहाँ पे हमारे सामने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आलू हो गया, गन्ना हो गया, डहेलिया हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, सोयाबीन हो गया, तम्बाकू हो गया। ये क्या हो गया, इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना सा आपको केवल समझना था। आगे हम बात करते हैं डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में। इनमें क्या होता है कि इनमें पुष्पन के लिए निश्चित प्रकाश अवधि आवश्यक नहीं होती, 4 से 5 घंटे के लाइट इनको पर्याप्त होती है। जिसमें टमाटर हो गया, कपास हो गया, ककड़ी और सूरजमुखी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पे समझने वाला नहीं है। मेन जो चीज़ होती है वो यहाँ पे इनके जो उदाहरण है वो आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, और इतना आप देख लीजिएगा। जैसे कई बार क्या है, डायग्राम भी पूछ लिया था, शायद किसी एग्जाम में भी डायग्राम भी पूछ लिया था। उसमें क्या था कि ऐसे मतलब चार्ट बना के दे देते हैं, तो आपको ये दिख रहा है कि भाई 8 से 10 घंटे का टाइम इनको मिल रहा है। 8 से 10 घंटे उससे कम का टाइम यदि इनको मिलेगा तो ये कैसे हो जाएंगे, ये शॉर्ट डे प्लांट हो जाएंगे। यदि 24 घंटे में से हम देखेंगे भाई 12 से 14 घंटे, 12 से 14 घंटे इनको टाइम चाहिए ही चाहिए, तो इसको अपन क्या कहेंगे फिर, लॉन्ग डे प्लांट कहेंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन शायद नेट के एग्जाम में ये पूछा था। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भाई फाइटोक्रोम का फ्लावरिंग में क्या रोल है। तो इसको खोजा कैसे था, तो बोर्सविक नाम के साइंटिस्ट ने इसको नीला हरा वर्ण कहा था। इसका जो उपयोग है वो बटलर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो फाइटोक्रोम जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइटोक्रोम रेड और एक होता है फाइटोक्रोम फार रेड, जिसे पीआर कहते हैं फाइटोक्रोम रेड को, और फाइटोक्रोम फार रेड को पीएफआर कहा जाता है। होता क्या है सुनना, ये डे लाइट में 660 नैनोमीटर का जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। फाइटोक्रोम रेड ये क्या करते हैं, 660 नैनोमीटर के जो होता है लाइट उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, डे लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और ये पीएफआर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि पीआर जो है कितनी नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 660। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन होगा क्या, जो पीएफआर होते हैं वो 630 नैनोमीटर की लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पीआर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जो पीएफआर बना है ये पीएफआर क्या करेगा, शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन का प्रेरण करेगा। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, यानी कि ये इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग को किसमें, शॉर्ट डे प्लांट में। दूसरा, जो पीएफआर पीआर में कन्वर्ट हुआ था ये क्या करेगा, लॉन्ग डे प्लांट में पुष्पन को प्रेरण करेगा। तो ये चीज आपको छोटा सा चार्ट के थ्रू मैंने समझा दिया था। आपके पास जो नोट्स होंगे उनमें आप पढ़िएगा और फिर इस चार्ट को देखिएगा, आपको सारे जो डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक आता है, तीसरा टॉपिक यहाँ पे आता है हमारे सामने कौन सा, वर्निलाइजेशन, जिसको अपन बसंतीकरण कहते हैं। इसमें कुछ भी आपको समझना नहीं है। इसमें होता क्या है, वर्निलाइजेशन में क्या होता है कि जो बीजों का अंकुरण है, यानी कि बीजों का जो अंकुरण हो रहा है, जिसमें उनका जर्मिनेशन होता है, उस समय उनको कम तापमान का उपचार दिया जाता है, यानी कि चिल्ड टेम्परेचर का उनको क्या दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसको अपन क्या कह देते हैं, वर्निलाइजेशन कह देते हैं, यानी कि बसंतीकरण कह देते हैं। बहुत ही बड़ा कोई टॉपिक यहाँ पे समझने वाला नहीं है, देखिएगा। परिभाषा की बात करें तो बीजों या अंकुर बीजों में अंकुरण के समय निम्न ताप उपचार, और तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस देकर हम उनकी जो कायिक वृद्धि होती है उसको रिप्रोडक्टिव प्रावस्था में चेंज कर दिया जाता है। इंग्लिश में देख लीजिएगा कि वर्निलाइजेशन जो है वो एक्सेलरेट करती है कि इसको फ्लावरिंग को बाई लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट हम उसको देते हैं, जिससे कि जो उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रिप्रोडक्टिव फेज में चेंज हो जाती है। इसमें जो मेन हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, बर्निलिन हार्मोन होता है, जो फ्लोरेजन के अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ
यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, पेपर में प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। देखना, खोज किसने किया था, तो शब्द जो है वो लाइसेंको नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसके बाद 3 थ्योरी यहाँ पे चलती है। सबसे पहले हार्मोनल थ्योरी चलती है, इसमें जो मेल्चियर नाम के साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार जो हार्मोन है वो कौन सा जिम्मेदार है, बर्नेलिन नाम का साइंटिस्ट सॉरी हार्मोन है वो जिम्मेदार है। दूसरा चेलेकियन जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि बर्नेलिन जो है फ्लोरिजन में कन्वर्ट हो जाता है और पुष्पन को प्रेरित करता है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसमें जो रिसेप्टिव पार्ट होता है, संवेदी अंग होता है, वो कौन सा होता है, बीज में जो भ्रूण उपस्थित है वो यहाँ पे क्या करता है, इन सारे चीजों की जो संवेदना होती है उसको ये ग्रहण करता है। ध्यान रखना, 3 चीज यहाँ पे समझनी है आपको। सबसे पहले इसका टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो गया। दूसरा कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो बर्नेलिन नाम का हार्मोन जो है जिम्मेदार है। सो बेसिस याद हो जाएगा, बर्नेलाइजेशन से बर्नेलिन हार्मोन जिम्मेदार हो गया। तीसरी पॉइंट, बर्नेलिन हार्मोन कौन से हार्मोन में चेंज होता है, फ्लोरिजन नाम के हार्मोन में चेंज होता है। चौथा, जो मेन इसका संवेदी पार्ट है वो कौन सा है, बीज में उपस्थित जो भ्रूण है यानी कि जो एम्ब्रियो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसमें से ही प्रश्न में पेपर में प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो जो द्विवर्षीय पादप होते हैं उनको 1 वर्षीय पादप बनाया जा सकता है, ये इसका इंपॉर्टेंट हो गया। सूखा तथा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। ये आपका क्या हो गया, बसंतीकरण यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला और लास्ट टॉपिक हमारे सामने आता है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होता है कि जो पादप के जो भाग होते हैं लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं और वो अंकुरित नहीं होते, यानी कि वो सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी कहते हैं। अब उनको सुषुप्त अवस्था में से हमें निकालना है और उनको अंकुरित करवाना है, यानी उनको अंकुरण करवाना है, इसको अपन क्या कहेंगे, जर्मिनेशन कहेंगे। तो यही चीज हमें केवल समझनी है। देखना, पादप भागों जैसे बीज हो गए या फिर उनकी कलिकाएं हो गई, वो लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं, इसको यानी कि वो अंकुरित नहीं होती, इसको अपन सीड डोरमेंसी कह देते हैं। अवधि क्या होती है, तो 2-5 वर्ष से लेकर वो 10,000 वर्ष तक जो है वो चली जा सकती है, यानी कि इतने वर्ष तक वो जो बीज है वो सुषुप्त अवस्था में चले जा सकते हैं। कारण क्या होते हैं, डोरमेंसी के मेन जो कारण होता है बीजों पर मोटे बीज चोले यानी कि थिक सीड कोट का पाया जाना, जिसकी वजह से पादप क्या हो गया, सुषुप्त अवस्था में चला गया, उसको जर्मिनेशन की कंडीशन मिल ही नहीं रही है। दूसरा, बीजों में अपरिपक्व भ्रूण यानी कि इमेच्योर एम्ब्रियो है, तो जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाएगा तब तक जर्मिनेशन जो है वो नहीं होगा। दूसरा, यांत्रिक प्रतिरोधी बीज चोले यानी कि उनका जो सीड कोट है वो यांत्रिक प्रतिरोधी है, यानी कि कैसी भी एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए उनको झेलने लायक है, तो इसलिए वो क्या होगा, जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। अगला, प्रकाश व ताप के प्रति वो संवेदनशीलता जो है उनके अंदर पाई जाती है। दूसरा, वृद्धि संदमक यानी कि इनहिबिटर्स की उपस्थिति होती है, या तो वहाँ पे एब्सिसिक एसिड आ गया या फिर फिनोलेनिक एसिड जो है वो पाया जाता है किसमें, टमाटर में, जिसकी वजह से वो सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। पैरा एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये कैसे हैं, वृद्धि संदमक के रूप में काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम टॉपर की टिप की बात करें यहाँ पे, तो सम सीड्स नीड स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कॉज टू ब्रेक डोरमेंसी, यानी कि डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पे चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से जो सीड है वापस जर्मिनेशन कर पाएगा। तो सीड डोरमेंसी में आपको समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि बहुत सारे जो बीज हैं वो क्या कर जाते हैं, निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, जिससे उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता। कारण जो है वो मैंने सारे आपके सामने लिख दिए हैं, ध्यान रखना आप। अब यदि हमें उनकी डोरमेंसी तो तोड़नी है, तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कई सारी विधियां हम यूज करते हैं। स्कैरिफिकेशन, जैसे अपन खुरचना कहते हैं, जैसे बीज को हमने लिया उसको खुरच दिया तो उसका जो सीड कोट था वो वहां से हट जाएगा तो उसके अंदर जर्मिनेशन हो जाएगा। बीज चोल को हमने खुरच दिया, इसके बाद H2SO4 से हमने उसका उपचारित कर दिया, जिससे उसका बीज चोल है वो वहां से गल जाएगा, ये हमारा मेन काम होता है। दूसरा, स्ट्रेटिफिकेशन, ये क्या होता है, उसको उचित नमी दे दी, वायु में रख दिया, यानी कि जो उसकी जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है, एनवायरमेंटल जो कंडीशन होती है वो हमने उसको दे दी, जिसकी वजह से उसका जो डोरमेंसी है वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई, वापस उसको जर्मिनेशन होना चालू हो गया। दूसरा, हमने उसको प्रेशराइज करके दे दिया, तो 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर हमने उसको दे दिया और 2000 ATM का दाब दे दिया। ये सारी कैसी हैं, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन में जो है प्रोवाइड करवा दी, जिससे उसको जर्मिनेशन बढ़ गया और उसकी जो डोरमेंसी है वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। जो वृद्धि संदमक थे उनको हमने हटा के वृद्धि प्रेरक हमने यहाँ पे दिए, ग्रोथ इनहिबिटर की जगह हमने उनको क्या दिए, ग्रोथ इंड्यूसर हमने दिए, जैसे जिब्रेलिक एसिड से हमने उसको ट्रीट किया, साइटोकाइनिन से हमने ट्रीट किया, या फिर थायोयूरिया से हमने उसको क्या किया, ट्रीट किया, जिससे उसका जो डोरमेंसी है वो ब्रेक हो गई और वहाँ पे जर्मिनेशन क्या है वो शुरू हो गया। तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। इसके बाद एक विएबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें होता क्या है, टीटीसी टेस्ट जिसे अपन हिंदी के अंदर कहते हैं। इसमें एक केमिकल का यूज किया जाता है 2,3,5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड, इसका यूज किया जाता है। ये होता क्या है, जब हम इसको यूज करते हैं तो यदि भ्रूण वहाँ पे जीवित रहेगा तो वो हमें पिंक कलर प्रदर्शित करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टीटीसी टेस्ट जिसे अपन कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है 2,3,5 ट्राइफेनिल ट्राइजोलियम क्लोराइड। इसको जब अपन इससे उपचारित करेंगे तो जो यदि भ्रूण वहाँ पे जीवित होगा तो वो हमें कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा, गुलाबी रंग प्रदर्शित करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डोरमेंसी को ब्रेक करने के तरीके देख लिए, वायबिलिटी टेस्ट भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये जो चीज है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्विक रिवीजन की है वो आप देख सकते हैं कि आपको एक तरफ यहाँ पे पीजीआर दिए गए हैं, ये सारे पीजीआर हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रिकर्सर हैं, इनके प्रिकर्सर कौन कौन है वो यहाँ पे दे दिए और एक एक इनका डिफाइनिंग कीवर्ड्स दे दिए, यानी कि उसका मेन फंक्शन क्या है। हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, पीवाईक्यूज की तरफ। ठीक है, चलिए देखना, पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भाई दीप्तकालिक प्रतिक्रियाओं में अल्प प्रदीप्तकालिक पादपों में रात्रि विराम आमतौर पर क्या करता है।
कोई प्रभाव नहीं करता, पुष्पन को बाधित करता है, उन्नत फसलन कराता है या फिर पुष्पन को प्रेरित करता है। तो सुनना, इसमें होता क्या है, ये कह रहा है अल्प प्रदीप्त कालिक पादप, यानी कि ये शॉर्ट डे प्लांट्स की यहाँ पे बात कर रहा है। तो शॉर्ट डे प्लांट में जो नाइट ब्रेक होता है, तो नाइट ब्रेक होता क्या है वो चीज समझना कि जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उसमें पुष्पन के लिए, फ्लावरिंग के लिए लगातार क्रिटिकल डार्क पीरियड आवश्यक होता है। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट है यानी कि वहाँ पे हमें लाइट की आवश्यकता कम पड़ेगी, लेकिन वो लॉन्ग नाइट प्लांट हो जाते हैं तो वहाँ पे अंधकार जो समय है वो ज़्यादा चाहिएगा। यदि इस अंधकार अवधि में थोड़ा सा भी क्या हो जाए, प्रकाश वहाँ पे दे दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, नाइट ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नाइट वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। अब नाइट ब्रेक हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जो फाइटोग्राम सिस्टम है, फाइटोग्राम सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे पुष्पन रुक जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा, पुष्पन रुक जाएगा, पुष्पन क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अभी कौन सा पादप वृद्धि नियामक मल्टिंग प्रक्रिया को तेज करता है। ये मैंने आपको हाईलाइट लगवाया था, वहां पे मैं बता दूं तो जिब्रेलिक एसिड 3 जो है वो मल्टिंग प्रक्रिया को क्या कर देता है, तेज कर देता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा लघु दिवस पादप का उदाहरण है। तो आप वहां जाके देखेंगे तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे सरसों जो है वो लघु पादप यानी कि शॉर्ट डे प्लांट का एग्जाम्पल नहीं है, मूली जो है वो शॉर्ट डे प्लांट का एग्जाम्पल नहीं है, चुकंदर जो है शॉर्ट डे प्लांट का, लेकिन गन्ना जो है वो शॉर्ट डे प्लांट का एग्जाम्पल यहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एथिलीन का प्राथमिक पूर्वगामी है, मैंने आपको बताया था प्रीकर्सर आपको जरूर से ध्यान रख लेने हैं। तो एथिलीन का जो पूर्वगामी है वो हमने पढ़ लिया था, मिथ्योनिन, आप जाके वापस देख सकते हैं, मिथ्योनिन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक फाइटो हार्मोन नहीं है, नेचुरल नहीं है, कृत्रिम है। तो देखना, इंडोल एसिटिक एसिड बिल्कुल प्राकृतिक है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड बिल्कुल प्राकृतिक है, एथिलीन बिल्कुल प्राकृतिक है, लेकिन मैलिक हाइड्रोजाइड जो क्या है, केमिकल सॉरी मैं कहूँ वो सिंथेटिक फाइटो हार्मोन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक धान के बकाने के रोग के लिए उत्तरदायी है। तो ये हमें पता है, जिब्रेलिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा बीज अंकुरण का संदमक है, यानी कि इनहिबिटर कौन सा है सीड जर्मिनेशन का। मैं बात करूँ संदमक कौन सा है, तो 6 बेंजिल एमिन प्यूरिन, काइनेटिन, जिब्रेलिक एसिड, कुमेरिन। कुमेरिन जो है इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करने का यहाँ पे काम करता है। इस तरीके से मैंने आपको पीवाईक्यूज करवा दिए, और ये जो पीवाईक्यूज लिए गए हैं ये हमारी जो बायोलॉजी की बुक आती है वहाँ से लिए गए हैं। बुक आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर हमने ऐसे ही 1500 से प्लस जो क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज यहाँ पे हमने डाले हैं, और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे डाले हैं, और आपको इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी साथ के साथ। नीचे हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, यहाँ पे मैंने आंसर को मेंशन नहीं किया है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, फिर हम जाके पीछे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरा आंसर सही है गलत है। साथ के साथ हमने 180 क्वेश्चन जो है टीचिंग मेथड के यहाँ पे डाल दिए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है बाइलिंगुअल कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंग्लिश में, साथ के साथ यहाँ पे हिंदी में भी जो कंटेंट हमने डाल दिया है। यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, मीशो से परचेज कर सकते हैं, या फिर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो है इसको बाई पोस्ट पार्सल भी यहाँ पे करवा दूंगा। टेलीग्राम जाके आप यहाँ पे स्कैन करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके आपको नोट्स की पीडीएफ वगैरह वहाँ पे शेयर कर देते हैं। यूट्यूब चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट कर दें कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। इसके अलावा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।